अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सब जो है वो ठीक होंगे। अच्छा, हमारे जो 4 क्लासेस हो गए उसमें हमने पढ़ा है व्हाट इज फॉरेक्स, व्हाट इज स्टॉक्स, और हम क्या चीज़ें पढ़ेंगे, किस चीज़ को ट्रेड करेंगे। फिर उसके बाद हमने एक डेमो अकाउंट बनाया, जिसमें हमने कहा कि इस डेमो अकाउंट के थ्रू हम स्टॉक मार्केट को भी ट्रेड कर सकते हैं और फॉरेक्स को भी ट्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो और कमोडिटीज़ को भी ट्रेड कर सकते हैं। बहरहाल, इसमें हम फॉरेक्स और स्टॉक्स को टच करेंगे, फिर इंशाल्लाह क्रिप्टो और कमोडिटीज़ की भी को भी टच करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे सेम है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है कि विच मेथड टू लर्न, यानी अगर आप आज सोशल मीडिया पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ट्रेडिंग में एक मिथ है। वो ये है कि कोई आपको कह रहा है कि आईसीटी आपने सीखनी है, कोई आपको कह रहा है कि आपने एसएमसी सीखनी है, कोई आपको कह रहा है कि आपने वाइकऑफ सीखना है, ठीक है, कोई आपको कह रहा है कि आपने कैंडलस्टिक पैटर्न सीखनी है, कोई आपको कह रहा है चार्ट पैटर्न सीखने हैं, ठीक है, कोई आपको कह रहा है प्राइस एक्शन, कोई आपको कह रहा है स्ट्रक्चर सीखना है, कोई आपको कह रहा है जो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे, कुछ आपको कह रहे हैं फंडामेंटल्स, कुछ आपको कह रहे हैं टेक्निकल्स। तो इसमें कौन सी चीजें आपको सीखनी चाहिए और कौन सी चीजें आपको नहीं सीखनी चाहिए? देखिए, एक तो जब भी आप कोई मेथड सीखते हैं ना, तो इस के थ्रू आप ये ना कहें कि ये शॉर्टकट है या ये बहुत इजी है, इसी वजह से मैं ये मेथड सीखने वाला हूँ। बल्कि जब भी आप कोई मेथड सीखते हैं तो उससे पहले उसमें आपकी रिसर्च होनी चाहिए। कि फॉर एग्जांपल, आप पिछली वीडियो हमारे देख ले कि व्हाट हु आर द मेन प्लेयर्स इन द फॉरेक्स मार्केट। तो मेन प्लेयर्स उसमें बड़े बड़े बैंक्स है, जो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन, यूबीएस, डंक्स बैंक, और ये बहुत सारे बैंक्स हैं जो कि ट्रेडिंग करते हैं। इनकी अपनी एक पोर्टफोलियो होती है, इनका एक अपना एक ट्रेडिंग का डिपार्टमेंट होता है। तो जब भी आप कोई मेथड सीखते हैं ना, तो आपके पास कोई ना कोई दलील या कोई ना कोई मंतक होना चाहिए कि भाई ये मेथड मैं सीख रहा हूँ बिकॉज इट विल वर्क इन द लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात मैं नहीं कर रहा, शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो आप एक बच्चे को मोबाइल पकड़ा दे कि आप बाय का बटन दबाए या सेल का बटन दबा दें, तो वो अगर बाय का बटन दबाता है, प्रॉफिट हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा प्रोफेशनल ट्रेडर है। वो सिंपली उसका जो लक है वो चल गया, ठीक है। तो इसी तरह जब भी आप कोई मेथड सीखते हैं ना, तो इसमें एक चीज आपने एक तो उस मेथड की छानबीन करनी है, रिसर्च करनी है कि मेथड है क्या, कहाँ से आया है, कैसे सीखना है, कैसा नहीं सीखना, किस चीज की है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद आपने शॉर्ट टर्म की तरफ नहीं जाना कि शॉर्टकट की तरफ आप चले जाते हैं, तो फिर उसमें भी इशू आ सकते हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं। आईसीटी भी है, एसएमसी भी है, चार्ट पैटर्न्स भी है, कैंडल स्टिक पैटर्न्स भी है, और वाइकऑफ भी है, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। मेरे ख्याल से ये सारे बकवास है, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है कि हमने फॉरेक्स में ट्रेड करना है डॉलर को, हमने फॉरेक्स में ट्रेड करना है यूरो को, हमने फॉरेक्स में ट्रेड करना है यूके की करेंसी को, ऑस्ट्रेलियन डॉलर को, न्यूजीलैंड डॉलर को, कैनेडियन डॉलर को। अब आप मुझे बताइए कि यार, अगर मैं कहता हूँ कि से फॉर डॉलर इंडेक्स को ओपन करते हैं यहाँ पे चार्ट में, डिक्सी को, तो ये डॉलर इंडेक्स है, ठीक है। ये मैं तो हटा देता हूँ। डॉलर इंडेक्स को अगर मैं हटा देता हूँ, ठीक है, तो ये डॉलर इंडेक्स है। अब डॉलर जो है वो दुनिया की सुपर पावर की करेंसी है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अमेरिका। अगर आप कहते हैं कि मैं कहता हूँ यार, डॉलर जो है वो नीचे आएगा, चलिए ठीक है, अच्छा नीचे आएगा, तो इसका मतलब है हम क्या कह रहे हैं, हम अमेरिका को गाली दे रहे हैं ठीक है, यूएस को हम गाली दे रहे हैं। क्या गाली दे रहे हैं कि भाई आपकी जो करेंसी है ना, वो वीक होगी। जाहिर सी बात है, किसी मुल्क की करेंसी वीक होती है, वो फिर बात की डिबेट है। कभी कभार वीकर करेंसी भी हेल्प आउट करते हैं इकोनॉमी में, क्योंकि आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो competitive बन जाते हैं। लेकिन उसको हम सीधा साधा वो ले लेते हैं कि अगर हम कहते हैं कि डॉलर नीचे आएगा, तो इसका मतलब है कि दुनिया की सुपर पावर की करेंसी नीचे आएगी। तो ये गाली है, आप अमेरिका को गाली दे रहे हैं कि आपकी करेंसी नीचे आएगी। आप कहते हैं ठीक है, ये हो गया। अब से फॉर के हमारे पास, हमारे सामने एक बंदा खड़ा है, हम उसको कहते हैं कि भाई अमेरिका की करेंसी नीचे आएगी, ठीक है, अमेरिका की करेंसी नीचे आएगी। तो किस बेस पे आप कह रहे हैं, क्या मंतक है आपके पास, क्या दलील है आपके पास? तो मैं उसको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल, मैं उसके कहता हूँ कि देखिए जी, यहाँ पे जो है ना हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है, ठीक है, ये देखें, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है फॉर एग्जांपल। फिर मैं उसको कहता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक पिन बार बनाए, पिन बार एक कैंडल होती है, जिसमें, या उसको हम कहते हैं कि मेरे ख्याल से डॉलर नीचे आएगा क्योंकि यहाँ पे वन, फिर टू, फिर थ्री, तो 1 2 3 पैटर्न बनाए, इस वजह से दुनिया की सुपर पावर की करेंसी नीचे आएगी। तो ये एक दलील है, ये एक मंतक मैं दे रहा हूँ। या मैं उसको कहता हूँ कि यहाँ पे एक्युमुलेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ब्ला 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 ब्ला, जितनी भी ब्लडी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। अब ये हो गया एक बंदा।
अली उसको कह रहा है कि दुनिया की सुपर पावर की करेंसी नीचे जाएगी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, ठीक है। फिर एक दूसरा बंदा है जो कि उसको कह रहा है कि दुनिया की सुपर पावर की करेंसी तो ऊपर जाएगी। अच्छा, एक कह रहा है कि ऊपर जाएगी, और दूसरा बंदा जो है वो कह रहा है कि दुनिया की सुपर पावर की करेंसी नीचे आएगी। अब मैं यार किसकी मानूं? अच्छा ठीक है, आप एक बंदे ने तो बता दिया कि जिसने कहा कि दुनिया की सुपर पावर की करेंसी नीचे आएगी बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर 1 2 3 ब्ला 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 ब्ला। अब दूसरे की सुनते हैं जो कि कह रहा है कि स्ट्रांग है, डॉलर स्ट्रांग होगा, तो वो आप कैसे बता सकते हैं? तो मैं उसको कहता हूँ, वो बंदा कहता है यार दुनिया की सुपर पावर की करेंसी स्ट्रांग होगी क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हुआ है, यानी बेरोजगारी वहां पे कम हुई है। दुनिया की सुपर पावर की करेंसी स्ट्रांग होगी क्योंकि वहां पे कंज्यूमर बड़ा खुश है यार, आवाम बड़ा खुश है, बड़े खुश है। दुनिया की सुपर पावर की करेंसी जो है वो स्ट्रांग होगी क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो रही है। अच्छा, वहां पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादा है। आपने अक्सर फॉरेक्स फैक्ट्री में भी देखा होगा, बहुत सारे इसमें होते हैं यूएसडी में रिटेल रिटेल सेल जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ट्रैक करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस। और आपने देखा होगा सीपीआई इन्फ्लेशन डाटा वहां पे स्ट्रांग है। इन्फ्लेशन डाटा हमें महंगाई जो है वो हमें प्रिडिक्ट कर रही है कि महंगाई, अगर हम इन्फ्लेशन डाटा को देख लें, महंगाई को देख लें, तो मेरे ख्याल से डॉलर को ऊपर जाना चाहिए। फिर कहते हैं जी इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहां पे बड़े ठीक जा रहे हैं, तो उस वजह से भी डॉलर को ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ पे ट्रेड भी चल रही है एक दूसरे के साथ, तो उस वजह से भी डॉलर को ऊपर जाना चाहिए। तो यार मैं सोचता हूँ कि यार अगर वो बंदा मुझे बता रहा है, एक बंदा बता रहा है कि डॉलर नीचे जाएगा, दूसरा बंदा बता रहा है कि डॉलर ऊपर जाएगा, और एक कह रहा है स्ट्रक्चर 1 2 3, हाँ, पिन बार और वो सारी चीजें, और दूसरा मुझे सारी इकोनॉमी के बारे में बता रहा है, तो जाहिर सी बात है इट मेक सेंस कि मैं इकोनॉमी को प्रेफरेंस दूंगा और मैं कहूंगा यार ये डॉलर स्ट्रांग जाएगा, डॉलर ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बंदी की दलील, इस बंदी का जो मंतक है वो बिल्कुल ठीक है। तो एक तो इन चीजों से आपने निकलना है कि आपने स्ट्रक्चर्स, आपने कैंडल्स, आपने चार्ट्स, इन चीजों को आपने बिल्कुल भी फॉलो नहीं करना। अगर तो अच्छा, एक ये भी याद आ गई कि ये कैंडल्स, ये चार्ट्स, ये पैटर्न क्यों आए हैं। देखिए पाकिस्तान में यहाँ पे शॉर्टकट्स के पीछे लोगों को लगाया जाता है। अब किसी एक बच्चे को आप बताओ कि यार ऐसा है कि आपको ट्रेडिंग में बहुत सारा पैसा है और बहुत जल्दी बनेगा और बहुत आसान बनेगा, वो कहेगा कैसे? बहुत आसान इस वजह से कि आपने सिर्फ एक कैंडल वैंडल सीखनी है और आप जो है वो ट्रेडर बन जाएंगे। और बहुत ज्यादा इस वजह से है कि कैंडल में आपको 100 ट्रेड आप एक दिन में कर सकते हैं और $100 से आप $2000 बना सकेंगे विद इन 2 डेज या विद इन वीक, ठीक है। फिर आपको उसको कहते हैं कि आसान भी है और बहुत ज्यादा भी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, तो वो तो जाहिर सी बात है उसी को फॉलो करेगा। तो यहाँ पे पाकिस्तान में जो पैटर्न्स, जो एसएमसी और जिन बत्तियों के पीछे हमें लगाया गया ना, वो सिंपल रीजन यही है कि बिकॉज ऑफ कि हम शॉर्टकट चाहते हैं। तो ये सारी जितनी भी मेथड्स है, जितनी भी चीजें हैं, ये बिल्कुल भी काम नहीं करते। हाँ, इट हेल्प्स बट इट ओनली हेल्प्स कि आपको 20% आपको हेल्प इससे मिल सकता है, ज्यादा से ज्यादा 25% हेल्प इससे आपको मिल सकता है, 15% हेल्प आपको इससे मिल सकता है, इससे ज्यादा आपको हेल्प नहीं मिल सकता। अच्छा, अब लोग कहते हैं जी पैटर्न सीख लो, कैंडल सीख लो, चार्ट सीख लो, ये सीख लो, वो सीख लो। अब अगर हम किसी बड़े बड़े बैंक्स की तरफ चले जाते हैं जो कि वो ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं या जो वो अपने एनालिसिस शेयर करते हैं, तो उनमें तो हमें कभी भी नहीं बताया जाता कि फलाना जो बैंक है वो बाय कर रहा है या फलाना बैंक जो है वो सेल कर रहा है बिकॉज ऑफ पैटर्न, बिकॉज ऑफ कैंडल्स, बिकॉज ऑफ वाइक ऑफ, बिकॉज ऑफ एसएमसी, बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी ग्रैब, बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, नहीं, कुछ भी नहीं। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। ये है जेपी मॉर्गन, ठीक है। जेपी मॉर्गन कह रहे हैं कि जीपी जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा बैंक है। जेपी मॉर्गन लाइक एयूडी वर्सेस जेबीपी, एडवोकेट रेट ट्रेड वाया ऑप्शंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर को रिकमेंड करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्ट्रांग होगा, जीबीपी वीक होगा। अब इनकी थोड़ी सी वो रीजन आप चेक करें। while we acknowledge some better growth data in the UK, वही इकोनॉमी की बात है, वही यूके की इकोनॉमी को वो कह रहे हैं कि ग्रोथ जो है वो ठीक जा रहा है। फिर क्या कह रहे हैं? वी फील सम कंफर्टेबल ग्लोबल ग्रोथ आउटलुक, तो ग्लोबली वो कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं जीबीपी यूएसडी ऑन द अदर हैंड इज मोर सेंसिटिव टू रिस्क मार्केट। अब रिस्क सेंटिमेंट की बात हो रही है, रिस्क ऑन की बात हो रही है, रिस्क ऑफ की बात हो रही है। इसके अलावा सर्ज इंडियम टर्मिनल रेट प्राइसिंग स्टार्टिंग टू मैनिफेस्ट, बैंक रेट्स, सेंट्रल बैंक्स, इसकी बात हो रही है, रिस्क सेंटिमेंट की बात हो रही है। S&P US 500 को वो रिलेट कर रहे हैं और इस वजह से वो कह रहे हैं कि हम रिकमेंड करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर ऊपर जाएगा और जीबीपी नीचे आएगा। अब इसमें आप मुझे बताइए कि इसमें कौन सा इन्होंने कहा है कि इसमें जो है वो कैंडल्स, इसमें किसने कहा स्ट्रक्चर, इसने कहा, किसने कहा है 1 2 3, इसमें जेपी मॉर्गन में कहाँ पे टच किया?
दूसरा एग्जांपल आपको बताता हूँ, सॉरी ये नहीं है। डट्स बैंक है कि क्या है, मुझे इसकी वो प्रोनाउंसिएशन नहीं आती, सॉरी। वो कह रहे हैं कि वी फॉरकास्ट फॉर गोल्ड एज हाई एज 2600 डॉलर, यानी ये कह रहे हैं कि $2600 तक गोल्ड जा सकता है। अब इसकी रीजन थोड़ा सा वो चेक कर ले, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, हाइटन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, यानी इन्वेस्टमेंट गोल्ड की तरफ बहुत ज्यादा जा रही है। अब ये क्यों जा रही है, वो कह रहे हैं एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशन। तो बिकॉज ऑफ ईरान और इसराइल की वॉर की वजह से, इन टेंशंस की वजह से, मिडिल ईस्ट की टेंशन की वजह से हम कह रहे हैं कि गोल्ड और भी ऊपर जाएगा। फिर कह रहे हैं सेंट्रल बैंक सिग्निफिकेंट बाइंग। तो यहाँ पे कौन कह रहा है, डट्स बैंक जो है वो, इसमें तो ये तो नहीं कह रहा कि स्ट्रक्चर है, इसमें तो ये तो नहीं कह रहा कैंडल्स है। अब अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, ये बैंक जिस तरह बाय करेंगे मैं भी बाय करूंगा, जिस तरह ये सेल करेंगे मैं भी सेल करूंगा, तो यार मेरे भाई आपको ये सीखना चाहिए कि बैंक्स क्यों बाय करते हैं, बैंक्स क्यों सेल करते हैं। वो आपको बैंक्स ऑलरेडी बता रही हैं कि हम क्यों बाय कर रहे हैं या हम क्यों सेल कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं, अच्छा, गोल्डमैन सैक्स क्या कह रहे हैं, द यूएस इज ओनली प्लेस वेयर रिसेंट, अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, इन्फ्लेशन डेटा हैज एक्सीडेड एक्सपेक्टेशन सजेस्टिंग पोटेंशियल फॉर कंटिन्यूड अपवर्ड मोमेंटम इन द यूएसडी। ये कह रहे हैं कि डॉलर जो है वो ऊपर की तरफ जा सकता है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन डेटा, बिकॉज ऑफ अपवर्ड मूवमेंट इन द यूएसडी, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन डाटा। इसके अलावा सिक्लिकल बैकड्रॉप एंड करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटजी, मॉडल डॉलर गेन फ्रॉम एंड द करेंसी सेंसिटिव टू पॉलिसी शिफ्ट्स, ये सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, पार्टिकुलरली इन द यूरो। तो इसका मतलब है आपको ये इन्फ्लेशन डाटा के बारे में बता रहा है, जॉब्स के बारे में बता रहा है, ये इतना मुश्किल नहीं है। अब अगर आपके माइंड में ये है ना कि इसको फॉलो करना बहुत मुश्किल है न्यूज़ को, और ये सेंट्रल बैंक को कौन पढ़ेगा, मेरे भाई ये फॉरेक्स फैक्ट्री पढ़ा है, सारी न्यूज़, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत आसान है, लेकिन इतनी मुश्किल भी नहीं है। अगर आप करना चाहे तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप ये भी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता दी। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देख ले, डॉट्स बैंक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहा है फेडरल रिजर्व रेट कट। अब देखिए यार, ये फेडरल रिजर्व के बारे में क्या बात हो रही है, इस बैंक को तो स्ट्रक्चर डिस्कस करने चाहिए थे, इस बैंक को तो टेक्निकल रीजन डिस्कस करने चाहिए थे, इस बैंक को तो स्ट्रक्चर डिस्कस और 1 2 3 पैटर्न और कैंडलिस्टिक पैटर्न ये डिस्कस करना चाहिए। ये क्यों कोर पीसी के पीछे पड़ा है, रेट कट्स के पीछे पड़ा है, सेंट्रल बैंक को वो निकाल रहा है, सेंट्रल बैंक को कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि दीज पीपल्स आर फॉलोइंग फंडामेंटल्स। तो मेरे ख्याल से आपको भी फंडामेंटल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज ये कैंडल्स, ये चार्ट पैटर्न आपको कोई फायदा नहीं देंगे। हाँ, इसमें हो सकता है कि आपको चार्ट पैटर्न्स 5 10 दिन 15 दिन इसमें आपको मजा आ जाएगा, लेकिन 5 6 महीने 7 महीने 8 महीने 1 साल 2 साल तक आप नहीं चल सकते, लॉन्ग टर्म आप नहीं चल सकते। शॉर्ट टर्म में हो सकता है आपकी जो लक है वो चल जाए, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, मॉर्गन स्टैनले सेज यूएस स्टॉक्स रैली रैली इज डिस्कनेक्टेड। ठीक है, तो यूएस स्टॉक रैली है जो है वो डिस्कनेक्टेड है। अब इसमें भी अगर आप कहते हैं राइज ऑफ यूएस स्टॉक्स इज डिटैच फ्रॉम फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी, यानी फेडरल रिजर्व मॉनेटरी पॉलिसी को ये लोग टच कर रहे हैं। इसी तरह फेड पॉलिसी एक्सपेक्टेशन को टच कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को टच कर रहे हैं, इसके अलावा जीडीपी को टच कर रहे हैं। तो ये सारी जितने भी ये बैंक्स है, ये कोई पागल तो नहीं है ना कि ये चार्ट पैटर्न्स को फॉलो नहीं करते और स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, एसएमसी को फॉलो नहीं करते। ये क्यों इस चीजें इन चीजों के पीछे पड़े हैं? तो अगर तो आपने सीखनी है, ठीक है, अगर आपने सीखनी है तो आप इन आईसीटी, एसएमसी, लाइन, स्ट्रक्चर, 1 2 3 पैटर्न्स, इनके पीछे आपने नहीं पढ़ना। अगर आपने पढ़ना है तो आप प्योरली फंडामेंटल को पढ़ें। यार सिंपल सी एग्जांपल है, आप मैं कहता हूं यार, पाकिस्तान में डॉलर ऊपर जाएगा या डॉलर नीचे आएगा। तो कभी भी हमने ये नहीं कहा कि डॉलर ऊपर जाएगा बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ पैटर्न, बिकॉज ऑफ कैंडल। हम कहते हैं यार पाकिस्तान के हालात जो है ना वो ठीक चल रहे हैं, ठीक नहीं चल रहे। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, इन्फ्लेशन की वजह से जॉब्स नहीं है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इशू है, और हम डिफॉल्ट होने वाले हैं, हमारे पास रिजर्व नहीं है, आईएमएफ हमें जो बेल आउट पैकेज है वो नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है, इसका सिंपल मतलब यही है कि हम फंडामेंटल्स और इकोनॉमी को यहाँ पे देख रहे हैं। तो मेरे भाई अगर आप फॉरेक्स में भी आते हैं ना, तो यहाँ पे भी करेंसीज है। तो अगर आप करेंसीज में ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसमें सिंपली आपको इकोनॉमी को देखना पड़ेगा, इकोनॉमी को देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कोई नहीं है। पाकिस्तान में भी आप कहते हैं डॉलर नीचे आएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ गई है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो हो रहे हैं, हमारे स्टेट बैंक के साथ रिजर्व्स हैं, हमारे स्टेट बैंक, हमारे जो स्टेट बैंक है वो, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट नहीं हो रहा। तो इस पे आप कहते हैं कि डॉलर की रेट नीचे आएगा, पाकिस्तानी रुपी जो है वो स्ट्रांग होगी। तो जितनी भी आपको पैटर्न्स, कॉन्सेप्ट्स
और वो सारी चीजें सिखाई जा रही हैं, वो बिल्कुल मेरे ख्याल से गलत है। अगर आपने सिंपल ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है और लॉन्ग टर्म इसमें चलना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में आप 15-20 दिन में आप चार्ट्स इन चीजों को कर ले, 15-20 दिन में आप प्रॉफिट कमा लेंगे और उस प्रॉफिट को अगले 1 महीने में गवा देंगे और ओवरऑल आप लॉस में होंगे, ठीक है। टेक्निकल, आपको सिर्फ टेक्निकल में मसला ये है कि लोग 10-15 दिन 20 दिन पैसा कमा लेते हैं, फिर वो कहते हैं बस चीज तो यही है। लेकिन जब 6 महीने गुजर जाते हैं और पीछे देख लेते हैं कि 6 महीने में ओवरऑल प्रॉफिट में हूँ या 6 महीने में ओवरऑल लॉस में हूँ, तो इसका मतलब सिंपल वो लॉस में ही होते हैं। तो अगर आपने सीखने हैं फंडामेंटल, आप सीखे। हाँ, हम जो है वो इस कोर्स में क्या कर रहे हैं, हम फंडामेंटल को पढ़ रहे हैं, लेकिन 70% हम फंडामेंटल को पढ़ रहे हैं। और फिर टेक्निकल को भी टच करेंगे, जाहिर सी बात है टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल और वो सारी चीजें इट हेल्प्स ओनली 20% या 15%। तो अगर 15 to 20% वो हेल्प करते हैं, तो हम उसको 15 to 20% ही यूज करेंगे, इससे ज्यादा हम इसको यूज नहीं करेंगे। तो हम फंडामेंटल भी पढ़ेंगे इस कोर्स में, इसके अलावा टेक्निकल भी पढ़ेंगे, इसके अलावा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे, ट्रेडिंग साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे। फंडामेंटल आपको सिंपली बता देंगे मार्केट ऊपर जाएगा, टेक्निकल आपको बताएगा कि भाई दूसरी छत तक ऊपर जाएगा फॉर एग्जांपल, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आपको बता देगा कि इतने पैसों का आपने बाय करना है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको बता देगा कि इमोशनल मैनेजमेंट ऑफ ट्रेडिंग कैसे करें। तो 4 स्टेप्स है। फंडामेंटल एनालिसिस बता देगा मार्केट ऊपर जाएगा, टेक्निकल एनालिसिस इतना ऊपर जाएगा, मनी मैनेजमेंट इतने पैसों का बाय कर ले, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बाय कर लिया, इमोशनल मैनेजमेंट कैसे करनी है। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।